चलिए डियर स्टूडेंट्स, अब हमें यहाँ तक पता चला कि रेजिस्टेंस होती क्या है। ये एक ऑब्स्ट्रक्शन होती है जो करंट को फ्लो करने से रोकती है, यानी एक अपोजिट फोर्स है ये टू द फ्लो ऑफ चार्जेस। और अब इसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि जो ये रेजिस्टेंस है ये किस चीज पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट्स में देखा गया है, इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट्स दैट दिस रेजिस्टेंस depends upon the length of a conductor। यानी रेजिस्टेंस जो होती है इट डिपेंड्स अपॉन द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। देखा गया है कि जो रेजिस्टेंस है, एक्सपेरिमेंट्स में देखा गया है कि इट हैज बीन सीन कि रेजिस्टेंस जो होती है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ कंडक्टर। यानी जितनी लेंथ ऑफ कंडक्टर ज्यादा होगी रेजिस्टेंस भी उसकी ज्यादा होगी, जितनी लेंथ ऑफ कंडक्टर कम होगी उसकी रेजिस्टेंस भी कम होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यानी अगर हमारे पास 2 मीटर की एक वायर है ए बी, अगर इसकी रेजिस्टेंस 10 ओम है तो अगर इसमें हम और 2 मीटर जोड़ेंगे, इसको हम 4 मीटर करेंगे, तो ऊपर जो इसकी लेंथ है, लेंथ 2 टाइम्स बढ़ गई तो रेजिस्टेंस भी इसकी 2 टाइम्स बढ़ेगी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हम उसी को कहते हैं कि जितने फोल्ड्स में लेफ्ट हैंड वाला बढ़ेगा उतने ही फोल्ड्स में राइट हैंड वाला भी बढ़ेगा। कंडीशन ये है कि इसमें कोई रेज्ड पावर ना हो। ठीक है, और दूसरा, अब इसका दूसरा जो है देखा गया है कि रेजिस्टेंस जो है, रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर। यानी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना होगा कंडक्टर का। ठीक है, हम लेंगे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। हो गया कि जब हम देखेंगे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज द एरिया ऑफ ए कंडक्टर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द करंट, यानी परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द करंट। फॉर एग्जांपल ये हम लेंगे एक कंडक्टर। ठीक है, ऐसे हम एक कंडक्टर लेंगे। ठीक है, ये डायरेक्शन ऑफ करंट है। ठीक है, ये इसका हो गया ये एरिया द परपेंडिकुलर 90 डिग्री जो इसको होगा। ठीक है, ये वाला दिस द मोटाई जिसको हम कहते हैं, थिकनेस जिसको हम कहते हैं। ठीक है, और ये देखा गया है कि जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्स है। यानी रेजिस्टेंस तभी ज्यादा होगा जब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होगा। मतलब अगर ये वाली वायर इतनी लंबी है, मैं दूसरी ले लेता हूं, इतनी लंबी ले लेता हूं, लेकिन उसका क्रॉस सेक्शन मैंने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम लिया। ठीक है, यहां पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है, यहां पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा है। जिसमें एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा होगा उसमें रेजिस्टेंस कम होगी, जिसमें एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होगा उसमें रेजिस्टेंस ज्यादा होगी, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, अपोजिट है। ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, ये बढ़ता था ये भी बढ़ता था, ये कम होता था ये भी कम होता था। यहां पे इनवर्सली है, ये कम होगा ये ज्यादा होगा, ये ज्यादा होगा ये कम होगा, उल्टा हो जाता है इधर। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या है, लेंथ का भी आ गया। ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का भी आ गया। अब हम ऐसा करते हैं, इन दोनों को, ये दोनों जो है इनमें जो ये बीच में एक प्रोपोर्शनैलिटी है इसको खत्म करेंगे। पहले इन दोनों को हम मिलाएंगे। हम कह सकते हैं ऐसे दैट R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L इंटू 1/A। ठीक है, ऐसे भी R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L ones आर L डिवाइडेड बाय A। ठीक है, तो हो गया हमारा ये R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A। अब हम इसी को R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A को आगे लेके जाते हैं। मैं प्रोपोर्शनैलिटी खत्म करना चाहता हूं, मैं इधर लगाऊंगा इज इक्वल टू प्रोपोर्शनैलिटी के बदले। आपको पता है जब हम प्रोपोर्शनैलिटी को खत्म करते हैं, इज इक्वल टू लगाते हैं उधर, तो वहां पे क्या करते हैं, हम एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगाते हैं। तो यहां पे हम लगाते हैं रो। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, स्मॉल p भी लिख सकते हैं। ठीक है, रो L/A। ठीक है, सो अब हमारा जो रेजिस्टेंस की डिराइवेशन है दैट इज R इज इक्वल टू रो L/A। R इज इक्वल टू रो L/A। अब जो हमारे पास है R इज इक्वल टू रो L/A, दिस रो इज स्पेसिफिक
स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, यानी हर एक कंडक्टर का अपना एक वैल्यू होता है, डिफरेंट मटेरियल्स का डिफरेंट वैल्यू होता है, दैट इज डिजिग्नेटेड बाय रो। ठीक है, अब हम इस रो को हम निकालेंगे, इसके यूनिट्स निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? हमें पता है R इज इक्वल टू रो L बाई ए। अब हम रो को एक साइड रखते हैं, राइट हैंड साइड में, तो R इधर ही रखेंगे। ये A है, ये जब इस साइड आएगा तो ये डिवाइड था, यहाँ पे इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा ऐसे। ठीक है, ये इधर L मल्टीप्लीकेशन में था, ये डिवाइड हो जाएगा ऐसे, इज इक्वल टू रो। ठीक है, दैट इज इक्वल टू रो इज इक्वल टू R A बाई L। अब R के अपने यूनिट्स देते हैं। रेजिस्टेंस का यूनिट है ओम। ठीक है, ओम। एरिया का क्या है? मीटर स्क्वायर एग्जैक्टली, डिवाइडेड बाय लेंथ का क्या है? मीटर। ठीक है, तो ये ऐसे, ये और ये कैंसल, तो हमारे पास निकलता है रो के जो यूनिट्स है दैट इज ओम मीटर। ठीक है, रो का अब हमारे पास क्या निकला? रो ओम मीटर। ठीक है, गुड। इसको हम सिंबलाइज भी कर सकते हैं ऐसे ऐसे। चलिए, अब हमारे पास यूनिट्स भी आ गए रो के। अब हम देखते हैं डेफिनेशन ऑफ रो या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर या रेजिस्टिविटी के, इसको हम रेजिस्टिविटी भी कहते हैं। इसका यूनिट्स देखते हैं। चलिए, अगर हम लेंगे, सपोज करते हैं कि हम लेंगे व्हेन L इज इक्वल टू 1, लेंथ हमने ली कंडक्टर की 1, A इज इक्वल टू 1, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी हमने 1 लिया, तो हम क्या कह सकते हैं? R हमें पता है कि R इज इक्वल टू रो L बाई A। ठीक है, तो हम यहां पे कहेंगे R इज इक्वल टू रो 1 बाई 1, दैट इज इक्वल टू R इज इक्वल टू रो। तो हम यहां पे कह सकते हैं कि रेजिस्टिविटी एक मटेरियल की उतनी ही है जितनी उस मटेरियल की रेजिस्टेंस है। कब? जब उसकी लेंथ एक थी और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी एक ही था। तो हम कहेंगे द रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल इज इक्वल टू द रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल व्हेन इट्स लेंथ वाज 1 मीटर एंड इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वाज 1 मीटर स्क्वायर। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, जब हमारा रो जो है ये रो R के बराबर निकला, तो हम कह सकते हैं कि रेजिस्टिविटी ऑफ ए मटेरियल, इस मटेरियल की जिसकी हमने देखनी थी, इज द रेजिस्टेंस। ठीक है, रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल इज द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर मेड ऑफ दैट मटेरियल। यानी किसी मटेरियल की रेजिस्टिविटी जब हम देख रहे हैं, ये रेजिस्टेंस के बराबर है। कब? जब इसकी लेंथ यूनिट लेंथ थी और इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन था ये यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन था। ठीक है, यहां पे आप लोगों को पता है कि रेजिस्टिविटी हम मटेरियल की निकालते हैं और रेजिस्टेंस हम किसकी निकालते हैं? कंडक्टर की। तभी मैं यहां पे कहता हूं कि रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल, यार किसी भी मटेरियल की रेजिस्टिविटी किस बराबर है? इज इक्वल टू द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर। जब हमने वायर उस मटेरियल की बनाई, उस वायर की रेजिस्टेंस के बराबर है, लेकिन उस वायर का हमने ख्याल रखना है, उस वायर का हमने लेंथ एक यानी यूनिट लेंथ लेनी है, 1 मीटर लेनी है, और उसकी जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो भी यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लेनी है। ये हमने जो रो निकाला, इस रो में हमने देखा कि ये जो रो है ये बराबर है रेजिस्टेंस के, जब इसका लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यूनिट होगा। तो ये क्या है? ये रो हर एक मटेरियल का अलग अलग होता है। अगर हम दो मटेरियल्स लेंगे, फॉर एग्जांपल मटेरियल ए और मटेरियल बी लेंगे, तो वहां पे क्या करेंगे? अगर हम लेंथ बराबर लेंगे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी बराबर लेंगे और दो वायर्स बनाएंगे, लेकिन जब हम उनकी एनालिसिस करते हैं तो उन वायर्स का क्या है? उनका फिर भी अलग रेजिस्टेंस आती है। फॉर एग्जांपल, अगर हम लेंगे गोल्ड की एक वायर और एक कॉपर की एक वायर लेंगे, या अल्युमिनियम की एक वायर ले लेते हैं, 3 मटेरियल्स की ले लेते हैं, वायर का हमने लेंथ लिया 1 मीटर सबका, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी हर एक का सेम लिया। ठीक है, तो एज पर आवर अबव स्टेटमेंट दैट R इज इक्वल टू रो L बाई ए, R इज इक्वल टू L बाई ए, अगर हम रो को छोड़ेंगे तो लेंथ भी बराबर है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी बराबर है, तो रेजिस्टेंस बराबर आनी चाहिए। लेकिन मसला ये होता है कि वहां पे रेजिस्टेंस बराबर नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि उनमें नेचर ऑफ मटेरियल अलग अलग है। सिल्वर का नेचर अलग है, कॉपर का नेचर अलग है, गोल्ड का नेचर अलग है, अल्युमिनियम का नेचर अलग है। तो वो नेचर ऑफ मटेरियल जो है वो भी डिपेंड करता है, और वो नेचर ऑफ मटेरियल क्या है? दैट इज द रो।
जो हमने रो निकाला, ये रो जो है ये रो डिफरेंट है फॉर डिफरेंट मटेरियल। ठीक है, यहां पे हमने देखा रो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, इधर देखिए आप सीधा इसके रो इज डायरेक्टली, इसका मतलब है जिस मटेरियल का रेजिस्टिविटी ज्यादा होगा उस मटेरियल की रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगी। अब हमने एग्जांपल ली थी कॉपर, सिल्वर और एल्युमिनियम की। हमें पता है कि सिल्वर में जो है रेजिस्टिविटी बहुत कम है, जब सिल्वर की रेजिस्टिविटी कम है तो सिल्वर की रेजिस्टेंस भी कम होगी। तो हम कहेंगे नेचर ऑफ मटेरियल इज ऑल्सो प्लेइंग ए वाइटल रोल इन इट। ठीक है, तो जब नेचर ऑफ मटेरियल हमने देखा तो नेचर ऑफ मटेरियल में हमने देखा कि रेजिस्टिविटी डिपेंड्स, जब रेजिस्टिविटी कम होगी तो रेजिस्टेंस कम होगी, रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी तो रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगी। तो इसी तरीके से हमारे पास अब चौथा पॉइंट बचता है, दैट इज द टेम्परेचर। टेम्परेचर इज ऑल्सो प्लेइंग ए वाइटल रोल इन डिटरमाइनिंग द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। ठीक है, जब हम सर्किट में देखेंगे तो हमें सर्किट में ये चीज ख्याल रखना पड़ता है, जब हम ओम्स लॉ वेरीफाई करते हैं कि ओम्स लॉ का आप लोगों को पता है V इक्वल टू आई आर, तो ये R पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, ओम्स लॉ जब भी हम करेंगे तो हमें फिजिकल कंडीशन सेम रखनी पड़ती है, वहां पे टेम्परेचर भी आता है, क्योंकि देखा गया है कि टेम्परेचर जब हम इंक्रीज करते हैं, व्हेन वी गो फॉर द इंक्रीज इन टेम्परेचर द रेजिस्टेंस आल्सो इंक्रीजेस। यानी अगर आपने एक रीडिंग ली, फॉर एग्जांपल अगर हमने एक रीडिंग ली V इज इक्वल टू आई आर की, एक रीडिंग हमने ली 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ठीक है, तो अगर हम अब ये ओम्स लॉ वेरीफाई करना चाहते हैं कि क्या ओम्स लॉ वेरीफाई करता है, अगर हम V चेंज करेंगे R वैसे ही रखेंगे, तो हमें क्या करना है 40 पे ही दूसरी रीडिंग लेनी है। अगर हमने आप दूसरी रीडिंग ली मानिए 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे, सो देयर विल बी वेरिएशन। क्यों वेरिएशन होगी? बिकॉज द रेजिस्टेंस वुड हैव चेंज्ड। पहले 40 थी, उधर एक रेजिस्टेंस थी, 80 हो गई तो रेजिस्टेंस वुड हैव चेंज्ड। क्योंकि देखा गया है दैट टेम्परेचर इज ऑल्सो प्लेइंग रोल, जब टेम्परेचर इंक्रीज किया जाता है तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होती है, और जब टेम्परेचर डिक्रीज किया जाता है तो रेजिस्टेंस डिक्रीज होती है। यही जो कंसेप्ट है ये देखा जाता है जब हम सुपर कंडक्टर्स की बात करते हैं। वहां पे क्या होता है कि सुपर कंडक्टर्स हम कब बनाते हैं? जब मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ फ्री चार्जेस एंड देयर मूवमेंट टेक्स प्लेस विदाउट ऑब्स्ट्रक्शन। ठीक है, वो ऑब्स्ट्रक्शन कहां पे होती है? फॉर एग्जांपल हमने बात की थी मरकरी, जब मरकरी को हम लेके जाते हैं कहां पे? 4.2 केल्विन्स पे, 4.2 केल्विन्स पे हम जब मरकरी को लेके जाते हैं तो वो बन जाता है क्या? सुपर कंडक्टर। और कुछ अलॉयज जो है वो 125 केल्विन पे भी अलॉय ये बन जाते हैं सुपर कंडक्टर्स। और लिटरली जब हम देखते हैं कि इस वक्त हमारे पास कोई ऐसे सुपर कंडक्टर्स नहीं है जो हमें लीस्ट ऑब्स्ट्रक्शन या जीरो ऑब्स्ट्रक्शन दे एट रूम टेम्परेचर, तो ये टेम्परेचर की बात चल रही है कि जब हम बहुत ज्यादा टेम्परेचर कम करेंगे तो वहां पे ऑब्स्ट्रक्शन कम हो जाती है। और कुछ अलॉयज ऐसे भी है हमारे पास, फॉर एग्जांपल निक्रोम या और कुछ अलॉयज है हमारे पास जिन पे टेम्परेचर का ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो इस तरीके से हमने आज देखा कि रेजिस्टेंस क्या होती है और रेजिस्टेंस के जो फैक्टर्स है किन पे ये डिपेंड करता है। तभी ये हमें वहां पे काम आते हैं कि अगर हम लेबोरेटरी में जाएंगे और देखेंगे कि हमें रीडिंग्स लेनी है, तो वो रीडिंग्स लेते समय हमें किन किन एरर्स का ख्याल रखना है। कभी टेम्परेचर का एरर आ सकता है, कभी लेंथ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का एरर आ सकता है, तो इसीलिए हमें ये पढ़ना पड़ता है ताकि हमें कल एरर्स का सामना ना करना पड़े। तो इसी तरीके के और वीडियोस देखने के लिए आप विजिट कर सकते हो मेरी यूट्यूब चैनल अल्ताफ्स एकेडमी ऑफ एक्सलेंस पे, वहां पे और भी वीडियोस अपलोड करने जा रहा हूं। और आप सेफ रहिए, स्टे एट होम। लेट्स सी कि इसके बाद हम और एक क्लास, इसके अभी दो तीन लेक्चर्स इसके बचते हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ, उसके लिए स्टे ट्यून्ड विद मी फॉर दोज वेरी लेक्चर्स, रेजिस्टेंस इन सीरीज, रेजिस्टेंस इन पैरेलल्स, हीटिंग इफेक्ट, पावर, वो भी मैं जल्दी दे रहा हूं। और उसके बाद एक न्यूमेरिकल सेशन भी होगा, इसमें न्यूमेरिकल सेशन इंपॉर्टेंट है। तो एंड स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, बी एट होम। थैंक यू वेरी मच।